अमेरिकी बाजारों में रही कल फिर से शानदार तेजी और उतार चढ़ाव के बीच कल के सेशन के बाद आज फिर से मजबूत शुरुआत के हैं आसार। तो बड़ा सवाल है कि क्या आज फिर से 16,400 की तरफ बढ़ेंगे, उसे पार करेंगे, टिकेंगे, बंद होंगे या फिर रहेंगे रेंज बाउंड। आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर एक बार फिर से वॉलेटाइल ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। इस बीच हमारे बाजार कैसे आज प्ले आउट करते हैं सर, ये जानना जरूरी है। बताएं आज आपकी कहां पर नजर है? ट्रिगर्स तो अमेरिका से आते दिख रहे हैं। इंडेक्स देखेंगे तो बहुत बढ़िया मजबूत नजर आएंगे। कल अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी होती दिखी। 600 पॉइंट उछला है डाउ और अच्छी तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयों की तरफ जाकर हुए हैं बंद। और यही हाल नेस्डेक और S&P 500 का भी रहा है। SGX निफ्टी हल्की मजबूती के साथ 40-50 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा है। आपको इस वक्त 16,200 के ऊपर टिकने में कामयाब है। साथ ही कल आए और आज आने वाले नतीजों का भरपूर एक्शन आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी भरपूर है। आज 2 IPO लिस्ट होने जा रहे हैं, वीनस पाइप्स और साथ ही डिलीवरी। और आज से एक नए IPO की एंट्री भी होती दिख रही है, खुलता हुआ नजर आ रहा है। एथर इंडस्ट्री, इन सब पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा और बातचीत। बिल्कुल, तो IPO मार्केट में तो भरपूर एक्शन है और हर बार की तरह लिस्टिंग पर, नई IPO पर अनिल जी की सलाह भी लेनी है, नतीजों का भी विश्लेषण करना है सर। बट एक बार ये अमेरिका में फिर से जरा नजर डाल दें। लगा कि फ्राइडे की जो वॉलेटिलिटी हुई है, चलो ठीक है, एक आध दिन ऐसा कभी कभी बाजार के लिए आ जाता है। कल फिर से ही वैसा ही होते हुए दिखा, थोड़ी रेंज कम हो गई, बट एक बार फिर से अच्छी शुरुआत, भारी गिरावट और फिर शानदार रिकवरी। बिल्कुल, और दीप वही लग रहा है कि जो बार बार हम जिसकी बात करें कि 31,200 के आसपास अमेरिकी बाजारों की सपोर्ट लेने की जो इच्छा है वो मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल, इसलिए कल हम बात भी कर रहे थे मेक और ब्रेक सेशन है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप 31,200 के नजदीक जाकर बंद होते हैं तो रिस्क रहती है कि एक गैप डाउन मिला तो आप नीचे जा सकते हैं। कल बच गए और अच्छे खासे बचे। 2% की तेजी अमेरिका में किसी ने सोची नहीं थी कल होगी। और सबसे बड़ी बात दीप ये भी कि इस 2% की तेजी में कोई खास कारण नहीं है। अगर आप ढूंढने जाएंगे ऐसा कि कोई बड़ा न्यूज फ्लो हो, वो नहीं है। हाँ, एक चीज जो दिख रही है, डॉलर इंडेक्स 104 वाला 102 के नजदीक आता हुआ दिखा है। तो धीमे धीमे डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है। वो कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी चीज है। हालांकि नजर कम है लोगों की, लेकिन एक वो बड़ा बेनिफिट आपको नजर आ रहा है। उसके अलावा सिर्फ एक ही चीज है जिसकी वजह से कल अमेरिकी बाजार बढ़े। एक, कोई खराब खबर नहीं आई। 2, 31,200 पर अहम सपोर्ट लेवल डाउन मानकर चल रहा है, उसको होल्ड करना है। तो खराब खबर आई तो ही उसे तोड़ना है, अदरवाइज आप ज्यादातर खराब चीजों को प्राइस में डिस्काउंट करके चल रहे हैं। ये अमेरिकी बाजारों का ट्रेंड दिख रहा है। एक और चीज जो थी, पिछले हफ्ते की हम बात कर रहे थे कि वहाँ जो एक्सपायरी होनी थी, उस एक्सपायरी की वजह से थोड़ा दबाव था, वो खत्म हो चुका। तो उसके बाद थोड़ी सी फ्रेश पोजिशंस बनने के संकेत भी। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजार में एक्शन प्राइस के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से तो ये हो गया। लेकिन जो बड़ा एक्शन है वो अमेरिका के बाहर है। पोर्ट सम्मेलन जो जापान में चल रहा है, वहां पर बहुत बड़ी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें होती दिख रही है और उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है। कल बाइडेन साहब ने जो कहा, जो किया है, उसके कई सारे मायने हैं। पहला तो ये कि उन्होंने चीन को छोड़कर दक्षिण एशियाई देशों के साथ समझौते किए हैं। तो कहीं न कहीं वो चीन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप पॉजिटिव साइड पर देखें तो वो चीन को लेकर टैरिफ पर नरम रुख रख रहे हैं। ट्रंप साहब माने जाते थे अकड़ने के लिए, छोड़ूंगा नहीं, आंखें दिखाते थे, हर जब तब ट्वीट करते थे। लेकिन बाइडेन साहब को सॉफ्ट माना ही जाता है। और वो भले उन्होंने कुछ कहा ना हो, लेकिन वो हल्की फुल्की उन्होंने नरमी दिखाई है। लेकिन कल एक इंटरेस्टिंग बयान जो आया, जिसने सबको चौंकाया है, वो ये है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है या उसकी तरफ आंख दिखाता है तो अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगा ताइवान को और खड़ा रहेगा उसके साथ। ये क्यों कहा, क्या कहाँ से आया ये पता नहीं। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, सबको पता है कि चीन की नज़र ताइवान पर, और जब भी पहला मौका मिला वो उसे हड़पने की कोशिश करेगा। क्योंकि शायद रशिया यूक्रेन का जो ये युद्ध चल रहा था और इसकी शुरुआत भी इसी वजह से हुई कि चीन ये देखना चाहता है कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है, उसे हड़पने की कोशिश करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की क्या रिएक्शन होती है। अगर आप रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो चीन का तो कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, ये बात पक्की हो जाती है, राइट। इसलिए ताइवान पर उनकी नज़र है ही, और रशिया यूक्रेन के बाद नेक्स्ट स्टेप शायद वही हो सकता था। वो भांप कर बाइडेन साहब के ये स्टेटमेंट आए हैं कि शायद नेक्स्ट स्टेप ये हो, और उसके लिए हम पहले से चेताना चाहते हैं। इसके 2 मायने हैं। पहला तो ये कि आप चीन को चेता रहे हैं कि ऐसा मत करिएगा। दूसरा ये कि कहीं कहीं आपके मन में ही डर है कि ऐसा कर देगा, हो सकता है। हाँ। और आप है ना, मतलब अगर कहीं आग नहीं भी है तो वो चिंगारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। सो ये अनएक्सपेक्टेड बयान आया है, लेकिन इसके मायने आगे चलते हुए हो सकते हैं। और इसीलिए दीप मैं बार बार कहता हूँ, कल भी ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा था कि बाजार
15,750 15,850 के आसपास अपना एक बार के लिए अच्छा बॉटम या बेस बढ़िया बना चुके हैं। बिल्कुल एक ही रिस्क है, किसी एक आध खबर की वजह से कोई ग्लोबल मार्केट्स में आखिरी झटका लग जाए, और वो होगा भी आखिरी झटका, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा कोई बड़ा वाला होगा। अब वो झटका किस वजह से हो सकता है कहना मुश्किल है, रशिया यूक्रेन की वजह से हो या फिर चाइना ताइवान का हो, तो वो बड़ा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। सो ग्लोबल रिस्क, आप जियोपॉलिटिकल रिस्क लेकर चलेंगे, ये इस साल की थीम है। 2022 आपको है ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। सो ये अगर होगा तो वो किसी को पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से रखें, बिल्कुल। और नहीं पता है तो बाकी चीजें सारी प्राइस में आ रही है, महंगाई प्राइस में आ रही है, ऊंची ब्याज दरें प्राइस में आ रही है, लिक्विडिटी कम होना प्राइस में आ रही है। ये सारी चीजें अब हमें पता हो चुकी है। जो सबसे खराब हो सकता है वो हम मानकर चल रहे हैं, इनसे कुछ बेहतर ही होना है कि महंगाई काबू में आ जाए, अमेरिका में ब्याज दरें थोड़ी बढ़ना धीमी हो जाए, लिक्विडिटी की समस्या उतनी ना हो, सेल्स वापस से आ जाए, ये सारी चीजें अच्छी हो सकती है। सो मैं मार्केट पर पॉजिटिव हूँ। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, ये बात हम 2 दिनों से कर रहे हैं, अभी भी वही रुझान है। एक ग्लोबल रिस्क, उसके लिए मुझे नहीं पता आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी और आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, वो एक ग्लोबल रिस्क अगर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज मार्केट अब सेटल हो चुके हैं। ओके। तो कहीं कोई राजनीतिक लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई चीन, रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, इनकी तरफ से कुछ आ जाए, वो हमारी समझ के बाहर है। वो कोई प्रेडिक्ट कर भी नहीं सकता। अगर वो डरे तो आप कभी खरीद भी नहीं पाएंगे। करेक्ट, फ्रेंकली बिल्कुल। वो रिस्क, फॉर एग्जांपल अब जैसे स्टील स्टॉक्स है, वैसे हमें कमजोर दिख रहे थे, हम लगातार बोले नहीं लेना, लेकिन हमें ये थोड़ी पता था कि ये आपकी ड्यूटी बढ़ जाएगी इस पे। बिल्कुल, तो वो कभी भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये चीजें कभी, ये ऐसी रिस्क होती है जो आपको कभी, आप बैलेंस शीट बना के देखेंगे, हर क्वार्टर में इतना EBITDA करेगा, इतना प्रॉफिट आएगा, अचानक से आपका सब साफ। सो वो रिस्क जो न्यूज वाली है, पॉलिसी वाली है, या राजनीतिक रिस्क, वो हमेशा रहेगी। और स्पेशली इस माहौल में है जी। हमेशा तो खैर हम बात भी नहीं करते, इस माहौल में जरूर, जैसे कोविड के वक्त था, तो कोविड के वक्त अभी हम राजनीतिक रिस्क की बात नहीं करते थे। करेक्ट। तो ये वाली रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, वही एक खतरा है। बाकी मैदान साफ है, राइट, तेजी करने के लिए, बाकी आप सेट हैं। सो आई थिंक अगर ये जितना जल्दी निपट जाए उतना बढ़िया। और जून से फिर थोड़ा, जून बड़ा ऑस्पिशियस मंथ, बड़ा शुभ महीना माना जाता है जून को। किस लिए कोई पता चलेगा आपको। अच्छा। जून की शुरुआत में पता चलेगा, बात करेंगे। हाँ, जून की शुरुआत में 1-2 तारीख को आप मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बड़ा शुभ महीना माना जाता है। तो इसलिए उम्मीद करें जून के महीने में तेजी होती है। डन, वो तो सेलिब्रेशन का नहीं, बाकी और किसी को अंदाजा लगे क्यों जून को शुभ माना जाता है तो बताइए नहीं तो हम 1 और 2 जून को बता ही देंगे। तो ये है ग्लोबल मार्केट का माहौल। तो जून के महीने में तो रखेंगे नजर। कल हमारे बाजार में क्या हुआ सर, क्योंकि 2 बजे तक सब ठीक चल रहा था। इनफैक्ट 2 बजे जब हम शो शुरू करने जा रहे थे, डेज हाई पर थे बाजार उस समय, और वहां से जो क्रैक आया, एक भी फिर सपोर्ट नहीं मिला। वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल, अगर आप टाइम होराइजन को कंपेयर करें तो फॉल आते हुए देखा। और कुछ ऐसी नेगेटिव खबर नहीं आई, ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक थे, हमारे बाजारों में इन्फ्लेशन पर वार था सरकार का, नतीजे भी कुछ ऐसे नहीं आए जिसकी वजह से बाजार गिरे। हुआ क्या ये सर? 3 चीजें। पहली चीज तो कि 16,400 आपके लिए लगातार तीसरी या चौथी बार वहां पर आपने टच किया, वहां पर आप रुकते हैं, राइट। तो वो उस रेंज को पार करने के लिए कुछ और चाहिए। और कुछ और क्या था, तो अगर उस रेंज के पास अटकना, वहां पहुंचे और आपका डाउ फ्यूचर 200-250 ऊपर है, अगर वो डाउ फ्यूचर 200-250 से 100 पॉइंट रह जाता है, तो आपके लिए बढ़ने के लिए इंसेंटिव नहीं है। करेक्ट। तो पहला तो आप ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर, दूसरा डाउ से और सपोर्ट चाहिए। 200 वाला 400 हो जाता तो हम कूद जाते, लेकिन 200 वाला 100-125 भी हो गया तो थोड़ा सा। और आजकल डाउ फ्यूचर पे भरोसा किसको, अरे होना भी क्यों चाहिए, कल भी 125-150 ऊपर बंद हुआ। exactly. और हुआ कितना, 600 ऊपर। करेक्ट। तो आप तेजी मंदी दोनों ही कम या ज्यादा हो तो भरोसे लायक नहीं है। दूसरा ये था। और तीसरी बात जो थी, वो RBI गवर्नर के स्टेटमेंट्स जो कल आए थे, उसको सबने अपने अपने हिसाब से पढ़ा। करेक्ट। अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया, जिसको अच्छा करना था अच्छा किया, जिसको खराब करना था खराब किया। तो हमने जब 2 बजे हमने ये बात रखी, 2:30 बजे रखी कि RBI गवर्नर साहब ने जो कहा है उसका मतलब ये नहीं कि जून में दरें बढ़ गई उसके बाद नहीं बढ़ेंगी। एग्जैक्टली। वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तक तो बढ़नी है, अक्टूबर से देखेंगे, या अक्टूबर के पहले तक तो बढ़नी है। तो अक्टूबर के पहले अगस्त तो ही है, तो अगस्त में भी बढ़ना तय है। और लगभग सब लोग मानकर चल रहे हैं जून और अगस्त के बीच में 1 से 1.25% बढ़ जाएंगी। करेक्ट। और उसमें भी क्या कि जो आपने रिलीफ दी थी वही रिवर्स कर रहे हो। हमारे लिए, आपके लिए ब्याज दरें बढ़ना है। RBI का स्टैंड तो ऐसा कि हमने कोविड के वक्त जो रिलीफ दी थी वो वापस ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो तो ये मान के चल रहे हैं हम तो पुराने लेवल पे ले जा रहे हैं। राइट। वो तो सोच भी नहीं है कि दरें बढ़ा रहे हैं। एब्सोल्युटली। करेक्ट, कि हम रिवर्स कर रहे हैं। लैंग्वेज ही वही है
कि जो कोविड के वक्त हमने कम ब्याज देने करके आपको रिलीफ दिया था, वो रिलीफ वापस ले रहे हैं कि अब जरूरत नहीं। सो ये सारी चीजें हैं। तो ये दोनों तीनों पॉइंट एक साथ जो आए ना 2 बजे के आसपास, उससे करेक्शन आया। लेकिन करेक्शन अच्छा है, हेल्दी, हर एक लेवल पे मार्केट में एंट्री एग्जिट होना चाहिए, है ना। और आज ये समझो आप हल्के नहीं होते, तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों कम रहनी चाहिए। कल पुट कॉल रेशियो कम हो गया बिल्कुल वीकली मंथली एक्सपायरी में। सो मेरे ख्याल से मार्केट एकदम परफेक्ट पोजीशन है। सही लेवल पे एंट्री कीजिए, सही लेवल पे प्रॉफिट बुक कीजिए। एक आध बार कभी ऐसा होगा कि आपको रेंज तोड़ के 16,400 425 के ऊपर टिक जाएगा, निकल जाएगा। जिस दिन निकलेगा उस दिन लॉन्ग काट के, शॉर्ट काट के, स्टॉप लॉस लगा के डबल लॉन्ग कर लीजिए, हो जाएगा। जिस दिन ब्रेकआउट होगा उस दिन ब्रेकआउट को खेलिए। जब तक ब्रेकआउट ना हो, रेंज बाउंड है, 16,400 के नजदीक बेचते रहिए, नीचे में लेते रहिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो ये है आपके लिए हमारे बाजारों पर नजर, और ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट का भी एक्शन। 2 लिस्टिंग है सर, 2 लिस्टिंग है, एक IPO खुल रहा है, इंटरेस्टिंग है। काफी सारी चीजों पर बात करनी है। उससे पहले एक बार एक बहुत बढ़िया लिस्टिंग, एक खराब लिस्टिंग, एक IPO इंटरेस्टिंग है। सारी डिटेल्स भी तैयार है, सारी डिटेल्स तैयार है। चलिए, तो उससे पहले आज की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं सर। ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं, क्योंकि ओवरऑल 2 चीजें हैं दीप। एक तो अमेरिकी बाजार बढ़े हैं, और दूसरा डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आया है। वो कमोडिटीज और इक्विटीज के लिए अच्छी बात है, तो थोड़ी रिलीफ मिलेगी। और बाकी कोई ऐसी खास खबरें हैं नहीं। खाली एक नेगेटिव खबर देखने जाए तो चाइना ताइवान को लेकर जो बाइडेन साहब का स्टेटमेंट है वही खराब है, और थोड़े बहुत डाउ फीचर शायद नीचे है, तो वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उतना ही, बाकी और ऐसा कोई खास खराबी वाला मामला है नहीं। हमारे एशियाई बाजार सुस्त है। इनका रिसर्च करो, हांगकांग को क्या हो गया, अलग अपनी जोन में ही चला गया है ना। बिल्कुल जैसे एक जमाने में चाइना चलता था ना, जिससे उनको कोई दुनिया से लेना नहीं, सब गिरे तो मैं ऊपर, मैं सब ऊपर तो मैं नीचे, वैसा हांगकांग हो गया। अच्छा, हांगकांग में मूव भी बड़े आने लग गए। बिल्कुल, वहाँ के निवेशकों के साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति है। अगर हमारे बाजार रोज ऐसे होने लगे तो बुरा हाल है। जो पिछले 2 साल में 2020 के बाद से जितने नए आए ना इन्वेस्टर, 50% तो मैदान छोड़ के भाग जाए। मतलब इस तरह की वॉलिटिलिटी में जो इतने एक्सपीरियंस दिग्गज इन्वेस्टर फंड मैनेजर्स हैं, मैंने वीकेंड पे भी कुछ लोगों से बात की, अच्छे फंड मैनेजर जिन्होंने 30-40 साल मार्केट में बिताया है, बोले यार ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है। बिल्कुल। कब मतलब अमेरिका 3% रोज ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब ये अमेरिका का मार्केट है कि कोई ताइवान वियतनाम का है। एग्जैक्टली, मतलब छोटे मार्केट जैसे बिहेव कर रहा है। बिल्कुल। मतलब बुल मार्केट में आने में और बेयर मार्केट में जाने में नैस्डैक को टाइम ही नहीं लगता। 50-50 ट्रेडिंग सेशन में चीजें बदल रही है। सो बहुत मुश्किल हो रहे हैं मार्केट इस तरह से, जहां आप एकदम ढंग से उसको एनालिसिस कर पाए। सो ग्लोबल आज के लिए तो पॉजिटिव है। FIs के संकेत एक दिन के हमने न्यूट्रल किए थे, आज वापस नेगेटिव है दीप। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव है, यही से सबसे बड़ा सहारा अब तक बना हुआ है। बिल्कुल। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है, सेंटिमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव साइड पर है, ट्रेंड अभी भी आपके लिए नेगेटिव है। क्लियर है सर। आज के लिए कहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ तक बड़े लेवल्स की अगर बात करें? कल तो हमने देखा एक ऊपरी तरह पर जो रेजिस्टेंस है वो आती हुई दिखी, अब सपोर्ट और बाकी लेवल्स क्या है? 16,075 आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर, और वो आसानी से टूटने वाला है नहीं। 16,000 पे जिस तरह की पोजीशंस बनी है, नीचे के लेवल 15,850 15,900 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है अगर वहां पहुंचते हम हैं तो। ऊपर 16,275 16,375 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, उसको पार करके टिके तो 16,425 16,500 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की पूरी संभावना। बैंक निफ्टी बेहद सपोर्ट के नजदीक है। आप 33,900 34,100 बैंक निफ्टी पर तुरंत आपके लिए आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो आसानी से नहीं टूटना चाहिए। नीचे की तरफ 33,525 33,675 इस रेंज में अगर आता है तो 100% खरीदारी करनी है और पूरी शॉर्ट भी काट लेनी है। ऊपर कितना जा सकते हैं, सेम कल वाली रेंज है दीप, 34,650 34,775। कल भी आपने 34,815 के आसपास का हाई बनाया, तो वही 34,800 चौथी बार टॉप बनाया वहां पर। जैसे 16,400 निफ्टी में 16,400 बार नॉक नॉक नॉक, दरवाजा खुलता नहीं, ऊपर जाते नहीं। वो 10-15 पॉइंट 414 हो गया, उससे मतलब नहीं है। मतलब निर्णायक रूप से हो। बैंक निफ्टी 4 बार 34,800 एग्जैक्टली, वहीं से दर नीचे। सो ये रेंज आपके लिए पहली वाली, अगर पार करके निकले तो 34,900 से 35,100 आज के लिए आपके लिए हायर लेवल बनकर आता है। क्या ट्रिपल टॉप, अभी वो क्वाड्रुपल, अब तो क्वाड्रुपल टॉप हो गया। 3-4 बार टॉप बना चुका है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो बेसिकली नीचे 15,750 15,850 ये रेंज बार 3-4 बार बॉटम बना चुका है, और 16,400 3-4 बार टॉप बना चुका है। बैंक निफ्टी में भी सेम दीप यही है,
33,300 के आसपास 3 बार 4 बार टॉप बना बॉटम बना चुका है 33,300 में, और 34,800 के आसपास 4 बार टॉप बना चुका है, 33,300 के आसपास 3-4 बार बॉटम बना चुका है। चलिए आज के फिर रेजिस्टेंस और सपोर्ट से बंद हुए हम 16,214 पर, राइट। तो 16,150, 16,075, 16,003 विजिबल लेवल्स हैं। इसके नीचे की संभावना कम है, लेकिन नोट करके रख लें एकेडमिक पर्पज से। 15,900, 15,850, 15,800 तक के लेवल्स ये आपके लिए निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर। ऊपर 16,250, 16,300, वैसे तो 16,240 और 16,265 आते हैं, मैंने राउंड फिगर में लिखी है। 16,250, 300, 400, 425, 475 और 500 तक के लेवल्स आपके लिए ऊपर निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी, 34,250 के आसपास आप बंद हुए हैं, और वहाँ से पहला सपोर्ट 34,125 है, फिर 34,000, 33,900, ये 3 विजिबल हैं। इसके नीचे की संभावना कम है, नोट करके रखें। 33,800, 33,675, 33,600, 33,525 और 33,300 तक के लेवल्स, और ये सारे के सारे लेवल कैश लेवल, स्पॉट लेवल है बैंक निफ्टी के, फ्यूचर्स के नहीं है। वैसे आजकल फ्यूचर्स में थोड़े बहुत डिस्काउंट पर चल रहे हैं, 25-30 पॉइंट बैंक निफ्टी पर डिस्काउंट है, थोड़ा 15 पॉइंट के आसपास निफ्टी पर डिस्काउंट है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डिस्काउंट पर चल रहे हैं डिविडेंड एडजस्टमेंट की वजह से। अंडरस्टूड। अब आइए ऊपर की तरफ, 34,475, 375 पहला है, उसके बाद 475, 575, 675, ये हो गए आपके छोटे छोटे लेवल। उसके बाद 34,800, 34,900, 34,950, ये इसके ऊपर की संभावना कम है। 35,101 सेफ्टी के पर्पज से एक और लेवल डाला हुआ है। ये सारे लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए ऊपर के लेवल्स। जी जी ठीक है, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार के, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और देखें क्वाड्रुपल टॉप के बाद अब बाजार किस डायरेक्शन में जाता है। कल तेजी और उसके बाद गिरावट में क्या पोजीशन चेंज हुआ सर? पीसीआर कैसे देख रहे हैं? कुछ भी नहीं दीप, 39% का 39% ये एक्चुअली है ना। कल एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन में आप देखिए, कल और परसों के डेटा में बहुत फर्क है। एफएनओ के डेटा, एफआईएस की जो डेटा है, एफआईएस ने इंडेक्स में खाली 42 करोड़ की बिकवाली की है, और डेटा बहुत छोटे हैं, मुश्किल से 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट का। वही आप देखिए परसों के शॉर्ट कवरिंग भी बड़ी, लॉन्ग 3-3 हज़ार करोड़। तो डेटा छोटे हो गए कल के सेशन में। कैश मार्केट में भी उनकी बिकवाली खाली 1950 करोड़ की है, तो एफआईएस के डेटा यही ले आइए, 1950 करोड़ की बिकवाली छोटी है। सामने सिर्फ 42 करोड़ के उन्होंने बेचे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स, और 400 करोड़ के उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे थे, यानी कि लगभग 1500 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस की स्टॉक्स में रही है। तो उतना ही है, ज़्यादा ऐसा कोई बड़ी बिकवाली वाला मामला है नहीं। और कल घरेलू फंड्स ने वही 1450 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। इंडेक्स में उनकी लॉन्ग पोजीशन इंटैक्ट है, 39%, उन्होंने कुछ भी बदला नहीं है। तो ये आपके लिए एफआईएस के डेटा हैं। इस वक्त घरेलू फंड ने 1445 करोड़ की खरीदारी की। पुट कॉल रेशियो 1.01 के आसपास है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 0.91 है। एक मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में ये बहुत लाइट और कंफर्टेबल है, किसी भी लिहाज से ओवरबॉट नहीं है, ओवर सोल्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी लाइटर साइड पर है। तो इसका मतलब है कि अगर हल्का फुल्का कोई करेक्शन आता भी है तो नीचे से आपको खरीदारी मिल जाएगी। कोई बड़ी ऐसे तेज गिरावट हो कि सबको लॉन्ग पोजीशन छोड़नी है, अटक गया, वैसा नहीं आजकल। इसलिए आप देखिए बड़े गैप के साथ खुलते भी तो डर नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि डर किसको, भाई आपकी ताकत नहीं है और उससे ज्यादा अगर आपने खरीद लिया, डर तो तभी है ना। एग्जैक्टली। अगर आपने ताकत है और उससे भी कम खरीद, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, नोटा ही है, आएगा तो लूंगा, बहुत कम लिया तो भी अच्छा पैसा बन गया, ठीक नहीं बना तो कौन कल के लिए रखे, कल का कल देखे। ये जो माइंड सेट है ना, ये दिमाग से भी और पोजीशन से भी ट्रेडर को हल्का रखती है। तो हल्के जब तक है ना तब तक टेंशन नहीं, और वो हल्के साफ आपको डेटा में दिख रहे हैं। तो वन ऑफ दीज डेज, आई डोंट नो, अगर न्यूज वैसी कोई खराब न्यूज नहीं आई तो एक बड़ी मूव बाजार दिखा सकता है ऊपर से पहले? हाँ, कि नीचे? ऊपर नीचे तो अब दिखा चुके हैं सर, और कितना दिखाएगा? बड़ी मूव मुझे लगता है बड़ी मूव आनी है एक्सपायरी के बाद बनेगी। अच्छा, अब एक्सपायरी के पहले मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल है। हाँ, मतलब न्यूज चाहिए, बिना न्यूज के नहीं बनेगी। बिना न्यूज के नहीं बनेगी? बिना न्यूज के ना, बिना न्यूज के नहीं बनेगी। मतलब आपको बढ़ने के लिए भी न्यूज चाहिए, घटने के लिए भी न्यूज चाहिए। अच्छा। हम एक्चुअली क्या है, पिछले कुछ दिनों से हमारी आदत ही पड़ गई न्यूज पे। हमें दो ही चीजों पे ट्रेड करना है, या तो न्यूज पे या डाउ पे। करेक्ट। अब डाउ जैसे 600 ऊपर है, मुझे बताओ डाउ 600 ऊपर तो क्या हमको 20 ही ऊपर होना चाहिए? नहीं, जबकि हम तो कल तो नेगेटिव बंद हुए। बिल्कुल, कायदे से देखा जाए तो हम तो कल का दिन तो वेस्ट ही किया ना। एग्जैक्टली। और आज डाउ 600, फिर भी हमारा तो जोश नहीं आ रहा, उतना नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। करेक्ट है ना। सो अब हम धीरे धीरे डाउ पे भी रिएक्शन कम कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है, हमें एफआईएस की बिकवाली से ज्यादा परेशानी है क्या कि एफआईएस बेचे इसलिए? तो वो भी आपका डेटा कम हो रहा है। सो
आई थिंक मार्केट मूड ही नहीं बना पा रहा है कि क्या करना है। सो तेज गिरावट से आप न्यूट्रल जोन में चले गए, टाइम पास वाले, कंसोलिडेशन वाले में, रेंज बाउंड मार्केट में, और ये एक अच्छा संकेत है। राइट, तभी आपका नीचे बेस बनता है। और उसके बाद अगर कोई एक बढ़िया न्यूज आ गई, आप कूद जाएंगे, और अगर खराब न्यूज आई तो फिर नहीं। सो अब इंतजार जो है ना अगले मुंह का, वो न्यूज के बेसिस पे। और सबसे बड़ी तकलीफ इस मार्केट की है कि अगली खबर कौन सी क्या आएगी पता नहीं, काश ये पता चल जाता। वही तो, वो पता होता तो फिर बात ही कुछ और थी। एसजीएक्स भी थोड़ा और कूल ऑफ हो रहा है इस समय। करें सर, फिर क्या मौजूदा पोजीशन? 15,975 ये आज के लिए इंट्राडे के बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस ऊपर खींचा है दीप मैंने। वैसे तो 15,800 के नीचे बनता है, लेकिन अब मैं 16,150 का ही लगाना चाहता हूँ। पिछले 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशन हम 16,200 के ऊपर बंद हुए, एक्सेप्ट एक दिन 15,800 पे बंद हुए हैं। अब मुझे इसलिए 16,200 के नीचे बंद होने पर ज्यादा रिस्क रखनी नहीं है। क्लियर है, रिस्क कम कर देना है। आप कई बार आप बोलोगे, आप सोचोगे वोलेटाइल मार्केट में मैं स्टॉप लॉस दूर के देता हूं, कम वोलेटाइल में नजदीक के देता हूं। उसका रीजन है कि अगर अब इस रेंज बाउंड मार्केट से बाजार को ऊपर नीचे बड़ा होना है तो न्यूज से होगा, और जब न्यूज से होगा तो उसके पहले हमें स्टॉप लॉस छोटा कर लेना है। राइट, इसलिए ये 16,150 का स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है, फॉलो करिएगा। ऊपर की तरफ अच्छा, बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस है 33,900। कायदे से 33,500 का बनता है क्लोजिंग में, लेकिन मुझे उतना दूर का रखना ही नहीं है। मैं 33,900 पे कोई बात नहीं, नीचे में फिर लेने का मौका मिल जाएगा। अगर 33,900 के नीचे बंद होता है तो 33,500 आएगा ही, आप ले लीजिए वापस 400 नीचे। ठीक है, अब आइए शॉर्ट साइड पर। कल का स्टॉप लॉस काम कर गया, ट्रिगर नहीं हुआ। काम करने का मतलब ये होता है ट्रिगर नहीं होना, काम करने का मतलब ऐसे नहीं ट्रिगर हो गया। 16,425 दिया था, 16,414 से घूम गए हम जी। आज भी इंट्राडे क्लोजिंग 16,425। बैंक निफ्टी का कल हमने 34,800 दिया था, 34,814 15 कुछ हाई हुआ था। 10-15 पॉइंट बैंक निफ्टी में करना मुश्किल है, तो आज थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 34,850 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। ठीक है, अंडरस्टूड। नई पोजीशन खरीदे निफ्टी 15,975 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्लैट खुले नीचे आए, जरूर खरीदना चाहिए आपको। 16,240, 16,265 दो छोटे टारगेट, 300, 350 मीडियम टारगेट, 400, 475, 500 फाइनल टारगेट अगर मिल गए तो। बेचना है, बिल्कुल बेचना, सेम वही कल वाली रेंज। कल भी यही दिया था, इसमें कोई बदलाव नहीं है दी बेचने की रेंज में। कल का सेम टू सेम है, 16,375, 16,475 की रेंज में बेचिए। 600 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट 300, 265, 240, 200, 150, 16,075, 16,000 तक के टारगेट अगर आप ऊपर में बेचते हैं तो। सेम है बैंक निफ्टी, खरीदना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर किया है बैंक निफ्टी में खरीदने के लिहाज से 33,900। ये स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट जो बनेगा 34,475, 575 और 675, 3 छोटे टारगेट है। 800, 900 के मीडियम टारगेट है। 34,950, 35,100 फाइनल टारगेट। क्लियर है? बेचने की राय बैंक निफ्टी में सेम है कल वाली। अगर आपको कल वाली याद है तो आज वापस से लिखने की देखने की जरूरत नहीं है। कल भी आपको 34,775, 34,950 की रेंज में बेचने को कहा था, एग्जैक्टली वहीं से घुमा है। एब्सोल्युटली, आज भी वही है, यही बेचना है। 34,775 में बेचिए, 900 आए तो और बेचिए, 950 आए तो और बेचिए, 3 टुकड़ों में बेचिए, 35,150 के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा दूर है, कल भी मैंने बोला था स्टॉप लॉस दूर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सोच समझ के दे रहा हूँ। जहाँ नजदीक लेना होता है नजदीक देता हूँ, यहाँ दूर का ही रखिए। 34,700, 600 और 550 3 छोटे टारगेट, 34,475, 350 और 275 मीडियम टारगेट, 34,150, 34,000 बड़े टारगेट। ये है आपके लिए बैंक निफ्टी में बिकवाली करने की राय। अंडरस्टूड। तो चलिए, ये आपके लिए सारी पोजीशंस और आज की स्ट्रैटेजी। बैन लिस्ट में बदलाव हुए हैं। 3 स्टॉक्स बैन में जो हैं वो हैं जीएनएफसी, इंडिया बुल्स हाउसिंग और साथ ही डेल्टा कॉप। 2 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए हैं, पीएनबी और बीएचईएल। यानी कि आज बैन लिस्ट फाइनली छोटी होती हुई आपको दिखी है। पीएनबी, बीएचईएल दोनों बैन से बाहर हैं। अच्छा सर, वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स डेटा 16,000 बड़ा लेवल यही है। 16,000 के पुट पर 75 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अब से लेकर एक्सपायरी तक आपको 16,000 डिफेंड करना है। इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर उसकी संभावना पूरी है। करेक्ट? तो 16,000 आपके लिए पहला लेवल हो गया। नीचे की तरफ ऊपर 16,400, बार बार आप 16,400 पर जाकर अटक रहे हैं। 16,400 के कॉल्स पर 43 लाख शेयर हैं, और ये आपके लिए रुकावट का काम करेगा। तो 16,400, 16,425 या प्रिसाइजली बोलूँ तो दीप 16,375 से 16,425 की रेंज में कहीं भी जाकर आप रुकेंगे, अटकेंगे। 16,400 पार किया तो मजा आएगा। क्यों? 4 बार आप वहां जाके रुके, 16,425 के ऊपर जाकर इस बार टिक गए, तो एक तो आप रेंज को तोड़ रहे हैं ऊपर की तरफ। दूसरा, 1,80,00,000 शेयर कॉल राइटर्स अगर 16,400 के ऊपर आप टिकते हैं तो ये रिस्क पर आते हैं। 1,80,00,000
बड़ा बड़ा साइज है। और 16,500 पार कर लें तो करीबन करीबन 2 करोड़ 45 लाख शेयर, 2.5 करोड़ शेयर है कॉल राइटर। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको कोई ऐसी लेवल और ऐसी खबर चाहिए। 16,400 मिल जाए तो फिर बड़ी वही है। नहीं तो क्या है, अगर कोई खबर नहीं है 16,400 पहुंचे कल की तरह और शॉर्ट करेंगे लोग। अब तो कंफर्म हो गया ना, 4 बार टॉप बनता है। करेक्ट, इसलिए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अब आइए बैंक निफ्टी, इंपॉर्टेंट लेवल एक ही है 34,000 और 250 पॉइंट ऊपर आप वहां से बंद हो तो कोई ऐसी खास रिस्क है नहीं। 34,000 के पुट पर 20 लाख शेयर हैं, ऊपर की तरफ 34,500 जहाँ 17 लाख शेयर हैं। तो ये 500 पॉइंट की रेंज में टाइम पास होगा। 100 पॉइंट दोनों तरफ गिन ले, 33,900 34,000 सपोर्ट, 34,500 34,600 आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट। पार हुए तो इधर 34,800 तक पहुंचेंगे, उधर 33,600 तक पहुंचेंगे। सिंपल है, बहुत क्लियर कट लेवल सबके आ रहे हैं निकल के। ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी अंडरस्टूड सर। तो चलिए आज की पूरी स्ट्रैटेजी, सारे लेवल्स। अच्छा सर, लिस्टिंग है और आईपीओज है? बिल्कुल, तो लिस्टिंग आईपीओ और जो दोनों दो लिस्टिंग है, लिस्टिंग आईपीओ 8:55 8:55 ठीक है। प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत के साथ ही उसके पहले 8:55 पे आपको लिस्टिंग भी बताएंगे और आईपीओ आज जो खुल रहा है उसमें पैसा लगाया नहीं। डन। तो जुड़े रहे हमारे साथ। दोनों 855 हेडलाइंस के बाद 8:55 हेडलाइंस के बाद दोनों नई लिस्टिंग्स और साथ ही आज की खुलने वाली आईपीओ पर करेंगे बात। पर तब तक आइए खबरों वाले शेयर्स, ये तो जानना जरूरी है, नतीजे जो आए हैं और साथ ही ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं। कुशल, अरमान और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार बताने के लिए ये सारे काउंटर्स। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से अभी भी रिजल्ट हैवी ये पूरा का पूरा वीक है और आज के लिए निफ्टी में अदानी पोर्ट्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इन दोनों के नंबर्स पर नजर रखिए। साथ ही एफएनओ स्पेस से बलरामपुर चीनी, इप्का लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, स्ट्राइड्स फार्मा, ये स्टॉक्स जो हैं अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। शॉर्ट टर्म एएसएम में कुछ सिक्योरिटीज शॉर्टलिस्ट हुए हैं जिसमें जीके लक्ष्मी सीमेंट और वेल्सपन कॉर्प शामिल है। आईपीओ का भी एक्शन है। ई मुद्रा आईपीओ आज बंद होगा। कुल इश्यू साइज लगभग 413 करोड़ रुपए का है। साथ ही पारादीप फॉस्फेट्स के आईपीओ की शेयर अलॉटमेंट भी है। एबी फैशंस पर नजर रखिए, पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक होगी। साथ ही मिंडा इंडस्ट्रीज यहां पर बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। साथ ही डेट के जरिए करीबन 1,000 करोड़ रुपए जुटाने पर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। आईपीओ अपडेट, ई मुद्रा का आज आईपीओ का आखिरी दिन है, मैंने आपको बता ही दिया। दूसरे दिन तक आईपीओ लगभग 96% तक बढ़ता हुआ नजर आया, जिसमें रिटेल निवेश को पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स है। सेल पोस्ट मार्केट नंबर्स आए हैं, यहां पर कमजोर नतीजे आए हैं, हालांकि अनुमान से स्लाइटली बेटर दिख रहे हैं। मुनाफा आप देखिए 30% गिरकर 2,418 करोड़ पर आया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 26% के मुकाबले 14% पर आती हुई दिखी है। एस्टिमेट 11% का था हमारा। साथ ही बिरला सॉफ्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स अनुमान के मुताबिक आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन 13.4% से बढ़कर 14%। कंपनी का मुनाफा 114 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ पर 16.7% की गेन्स यहां पर भी आए हैं। एंड अगर आप देखें तो यहां पर मोर इंपॉर्टेंटली कंपनी ने बाईबैक अप्रूव किया है। 390 करोड़ रुपए का ये कुल बाईबैक होगा। 500 रुपए प्रति शेयर के भाव पर टेंडर ऑफर के जरिए ये बाईबैक किया जाएगा। तो मौजूदा भाव से लगभग 32% के प्रीमियम पर ये कंपनी ने बाईबैक अनाउंस किया है। एपेक्स फ्रोजन फूड्स कमजोर नंबर्स हैं, मार्जिन 10.5% से घटकर 8.2%, मुनाफा भी लगभग 12.5% गिरता हुआ दिखा है। और अंत में डॉलर इंडस्ट्रीज नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, 10% के मुकाबले लगभग 14.7% और मुनाफा भी 19 करोड़ के मुकाबले 36 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे, कुछ और नतीजे और साथ ही आज की खबरें जानते हैं अरमान के साथ। मॉर्निंग अरमान, बताइए। नतीजों में सबसे पहले ग्रेफाइट इंडिया, जिसमें अगर आप मार्जिन्स के अलावा देखेंगे तो नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय जो है लगभग 50% बढ़ी और मुनाफा भी लगभग 21% बढ़कर आया है, पर मार्जिन्स जैसे कि कट कर आए 13.8% से कटकर 10.4% पर आते हुए दिखे हैं। एचजी इंफ्रा नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय फ्लैटिश रही है, एबिटा लगभग 2% घटा है, वही मार्जिन्स भी फ्लैटिश रहे हैं, पर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे में लगभग 6% की कटौती देखी गई है। और कंपनी ने 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। रेपको होम फाइनेंस एनआई जो है वो तो लगभग 4% बढ़ी है, पर यहाँ पे मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफे में लगभग 33% की कटौती देखी गई है। हालांकि जो निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो 4.8% से बढ़कर 5.1% पर आते हुए दिखे हैं। थॉमस कुक नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 46% बढ़कर आई है, पर अगर घाटा देखेंगे तो घाटा 10 करोड़ से बढ़कर लगभग 50 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। जोमेटो नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय जो हमेशा रहता है, आय हमेशा 75% लगभग बढ़ के आई है लगभग। और घाटे की बात करेंगे तो घाटा 130 करोड़ से बढ़कर लगभग 360 करोड़ पर आता हुआ दिखा है।
खबरों में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी को 2100 ईवी बसों का ऑर्डर मिला है और ये कुल 3675 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है। रूपा एंड कंपनी, जिसमें सीईओ दिनेश लोधा साहब ने रिजाइन कर दिया है और रमेश अग्रवाल जी ने सीएफओ के पद से रिजाइन कर दिया है। हालांकि रमेश अग्रवाल जी होल टाइम डायरेक्टर के पद पर रहेंगे और सुमित घोवाला जी को सीएफओ के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। और अंत में गेल, जिसमें उत्तम गालवा से लगभग 9,942 करोड़ के बकाया के खिलाफ कंपनी ने एनसीएलटी में अर्जी दी है। आपको बता दूं मैं कि कंपनी ने डेट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के कंपनी के केवल सिर्फ इसमें उनको 167 करोड़ का उनको जो अर्जी मंजूरी की गई थी, अब उन्होंने 9,942 करोड़ के लिए एनसीएलटी में मंजूरी दी। तो यह आपके लिए सारी खबरें आज की और ढेरों नतीजे। कुछ और नतीजों पर थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी करनी है बातचीत रिजल्ट एक्स डे में। पर आइए आज नजर डालते हैं क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं ये जो इतने नतीजे आए हैं इस पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। डिविस लैब्स के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कल अच्छे नतीजों के बाद भी स्टॉक में आगे गिरावट और गोल्डमैन सैक्स भी देखिए यही कहना है खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लेकिन जो लक्ष्य है वो 5,505 से घटाकर 4,850 कर दिया है। करीब 3,898 रुपये की जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे थे लेकिन मोलुपिराविर ये इनकी जो दवाई है इसकी जो कंट्रीब्यूशन है इसका जिक्र इन्होंने नहीं किया, इसके चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। जेफरीज भी देखे तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 3,965 से घटाकर 3,535 कर दिया है। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना व्यू नहीं बदला, अभी भी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 4,300 रुपये के लक्ष्य के लिए। रामको सीमेंट्स यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य भी काटा है, 830 से घटाकर 730 कर दिया है। 680 हालांकि कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि पावर कॉस्ट काफ़ी एलिवेटेड रहा है और इनको जो पूरा इनपुट कॉस्ट बढ़ा है उसको पास ऑन करने के लिए करीब 40 रुपये प्रति बैग की जो कीमतें हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी। जेफरीज देखें तो होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन सिटी ने बिकवाली की राय दिया और लक्ष्य काटा है, 650 से घटाकर 600 रुपये कर दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 231 की कल की क्लोजिंग है, 260 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जोमेटो ये भी स्टॉक आज काफ़ी सुर्खियों में रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी रिपोर्ट्स आई हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और इन रिपोर्ट्स में सब में एक खासियत है कि कोई भी आप जोमेटो पर इस भाव पर बेरिश नहीं है। सबके सब देखिए या तो खरीदारी की राय दे रहे हैं ओवरवेट की। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी, 135 का लक्ष्य दिया है। जेपी मॉर्गन भी लक्ष्य दे रहे हैं 130 रुपये का। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 100 रुपये के लक्ष्य के लिए। सिटी ने खरीदारी की राय दी है, 118 से लक्ष्य को काटकर 80 कर दिया है और एचएसबीसी भी देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 57 की क्लोजिंग है। अब सबके सब जो ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। तो ये है आपके लिए नतीजों पर तो ढेरों रिपोर्ट्स हैं और जोमेटो आज इंटरेस्टिंग देखना पड़ेगा। नतीजे तो थोड़े मिले जुले हैं बट रिपोर्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आई हैं उस पर, या ज़्यादातर पॉजिटिव आई हैं उस पर। आशीष बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर रिपोर्ट्स हैं? दीपांशु, एचएएल यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से नोट आया, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1816 की कल की क्लोजिंग है, 1930 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी और वैल्यूएशन भी फिलहाल इन्हें सस्ते नजर आ रहे हैं। सोभा डेवलपर कहेगा क्योंकि सीएलएसए ने जो रेटिंग है इससे अपग्रेड कर दी है, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे, 520 रुपये की जो है कल की क्लोजिंग है, 805 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दे रहे और मान रहे कि यहाँ पर अभी भी देखें तो वैल्यूएशन अच्छे नजर आ रहे हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी जो ट्रेड है वो फेवरेबल नजर आ रहा है। पूरा कंज्यूमर स्पेस फोकस में रखेगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और लक्ष्य 3,213 से बढ़ाकर 3,892 कर दिया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर भी देखें तो सिमिलरली अपग्रेड आया और लक्ष्य 450 से बढ़ाकर 530 कर दिया है। डाबर पर इक्वल वेट की रेटिंग जो है अब दी है लेकिन रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, 726 से लक्ष्य को हटाकर 537 रुपये कर दिया है, तो यहाँ पर फोकस रखिएगा। और अंत में केमिकल स्पेस में भी आज आपको भरपूर एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने जो है 3 बड़े स्टॉक्स पर कवरेज की शुरुआत की है। एसआरएफ पर ओवरवेट की रेटिंग दी है 2,757 के लक्ष्य के लिए। आरती इंडस्ट्रीज पर भी देखें तो ओवरवेट की रेटिंग दी है, 954 रुपये का लक्ष्य दिया है और नवीन फ्लोराइन पर भी 4,562 रुपये के लक्ष्य के लिए कवरेज की शुरुआत की है। ओके, तो ये है सारे के सारे रिपोर्ट जिन पर आज आपके लिए रहेगा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। वैसे तो अनिल जी देखिए दिल्ली वाले बदनाम होते हैं, ज्यादा गर्मी हो तो भी नोटा का प्रयोग करते हैं, ज्यादा सर्दी हो तो भी नोटा का प्रयोग करते हैं
और मौसम सुहाना हो तो भी नोटा का प्रयोग करते हैं। तो दिल्ली वालों की अनिल जी इमेज सुधार रहा हूं मैं, नोटा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। तो मेरी अनिल जी बिकवाली की राय हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर एचपी सेल है मेरा पिक ऑफ द डे, जहां पर जिसको बेचना है 246 246 का स्टॉप लॉस है, 223 223 के लक्ष्य के लिए एचपी सेल पर मेरी बिकवाली की राय। ओके, तो आप तीनों मौसम में नोटा का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वैसे आज मौसम कैसा है दिल्ली का? कौन से वाले मौसम में आपने टिप दी है? अनिल जी मौसम सुहाना है और मेरे को अनिल जी मेरे मित्र कुणाल जी का मैसेज आया है कि नोटा का प्रयोग मत करना, आज तो बिल्कुल ही मत करना। बिल्कुल, तो कुणाल जी की तरफ से आदेश आने के बाद, अदरवाइज बंसल जी पूरा मूड बनाकर बैठे हुए थे, तैयार थे नोटा का इस्तेमाल करने के लिए। आइए, गुड मॉर्निंग सुमित जी, स्वागत है आपका भी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे को लग रहा है कि जो स्टॉक अभी यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाना चाहिए वो है एलएनटी के अंदर पिछले 2-3 दिनों के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस, अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है और ये स्टॉक यहाँ से अभी और ऊपर का मूव एक्सटेंड करना चाहिए और यहाँ से लगता है कि एक रिवर्सल आने वाले दिनों में एलएनटी में देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करें 1640 के आसपास। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1600 के आसपास का है और यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1680 रुपए से लेके 1700 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे और 1700 का लेवल क्रॉस होने पे एक बढ़िया तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। खरीदारी करें एलएनटी को। ओके, किरण जी का भी करते हैं स्वागत। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीप। मेरा बाय करने की सलाह है कैश मार्केट का स्टॉक कजारिया सिरेमिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ चुका है, 1047 का क्लोज है। मेरा मानना है कि इधर खरीदी करनी चाहिए। आज के लिए टारगेट्स 1075 के देखने को मिल जाने चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस 1030 का रहेगा। पर अगर 1075 के ऊपर की क्लोजिंग आज अगर मिलती है तो ये बिल्कुल पोजिशनल के तौर पे रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 1075 के ऊपर की क्लोजिंग मिली तो शॉर्ट टर्म में, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 1200 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे जहां पे रिव्यू लेना होगा। बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का पैटर्न बन रहा है, तो 1075 पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त कजारिया सिरेमिक्स पर खरीदारी करने की आती हुई। कल नतीजे भी आ चुके हैं कजारिया सिरेमिक्स के, बिल्कुल, और 1030 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है आपको खरीदारी। अविनाश जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। इनफैक्ट अनिल जी वो स्टॉक्स है मेरे पास। एक तो कोरोमंडल इंटरनेशनल है जो फर्टिलाइजर और एग्री स्पेस में एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर है। कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स 22 के लिए रिकॉर्ड किए, करीबन 1500 करोड़ का प्रॉफिट 29 करोड़ के इक्विटी पे इन्होंने रिकॉर्ड किया है। बिजनेस कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है और जिस प्रकार का अभी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और यूरिया का डिमांड हो चुका है, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी बनाई है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल दैट इज FY23 में कम से कम 62-63 रुपए की अर्निंग आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इस स्पेस में अभी भी काफी अपसाइड की जगह है। स्टॉक 930 में चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने की अवधि कोई टाइम फ्रेम रखता है तो करीबन 1150 का एक टारगेट प्राइस मिलेगा। और दूसरी कंपनी जो गैस स्पेस में है, इंद्रप्रस्थ गैस, इन्होंने पिछले 1-2 दिन पहले गैस सीएनजी के प्राइसेस वापस बढ़ाए। हमें लगता है कि जिस प्रकार से अभी ग्रीन शूट्स ऑटो सेक्टर में दिख रहे हैं, प्लस क्रूड के प्राइसेस $110 के पास हुए, तो सीएनजी एक ऐसा स्पेस है जो आगे चल के बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करेगा। हालांकि अभी गैस के प्राइसेस जो इनपुट प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन कंपनी काफी वेल पोजीशनड है नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे 425 का टारगेट प्राइस इंद्रप्रस्थ गैस के लिए मुझे लग रहा है अगले 6 से 8 महीने में पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा निवेश किया जा सकता है। ओके, 425 के टारगेट के लिए आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस में करें खरीदारी। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये भी अब वायदा कारोबार का शेयर, दोनों एफएनओ स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई आज के लिए। आइए बढ़ते आगे, कुछ स्टॉक्स पर करते हैं फोकस जहां पर नतीजों के दम पर एक्शन आपको दिखने वाला है। जो मजबूत नतीजे दिख रहे हैं एक बार उन्हीं पर फोकस कर लिया जाए कि वैसे तो लिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है अच्छे नतीजों की, आज मिले जुले नतीजे रिजल्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक है वो है प्रीकॉल, जिसके रिजल्ट्स बड़े मजबूत दिख रहे हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर हम लगातार बुलिश भी हैं। यहाँ पर मुनाफा ज़बरदस्त बढ़कर आया है, 1 करोड़ से 17 करोड़, मार्जिन्स मेंटेन किए, इनफैक्ट बढ़ाए हैं, 9 से 10% हुआ, कामकाजी मुनाफा और आय मिली जुली रही है। प्रीकॉल, अविनाश जी प्रीकॉल पर भी और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। अनिल जी, पहले तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हमको लग रहा है कि अच्छी तेजी देखने का समय आ गया है, क्योंकि एक तो ऑटो सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रहा है।
दूसरी बात, जो कल स्टील के पॉलिसी में गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस की है, इससे लगता है कि डोमेस्टिक स्टील के प्राइसेस में कहीं ना कहीं सॉफ्टनिंग आ रही है। हमने देखा है कि कमोडिटी प्लेयर जैसे सेल हो गया, उसके बाद टाटा स्टील हो गया, यहाँ पे बिकवाली हुई थी क्योंकि लोगों को एनालिस्ट को लगता है कि प्राइसिंग पावर अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो ऑटो कंपोनेंट्स में सुंदरम फास्टनर्स है, मदरसन सुमी है, भारत फौज है, तो ये स्टॉक्स पे जरूर नजर रखिए। और रही बात प्रिकॉल की, तो डेफिनेटली नंबर्स रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे तो काफी अच्छे थे, लेकिन कामकाजी मुनाफा अगर हम देखें तो ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हमको लग रहा है कि शायद जो भी बेनिफिट कमोडिटी प्राइसेस का मिलेगा, वो प्रिकॉल को शायद पहले क्वार्टर ऑफ FY23 में मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मैं समझता हूँ इनफैक्ट करंट लेवल से भी अगर कोई लेता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। प्रिकॉल, इस पर आपको रखनी है नजर। सेल, इसके आए थे नतीजे, कमजोर नतीजों का अनुमान था, कमजोर ही नतीजे आए, बट अनुमान से थोड़े बेहतर आए हैं, तो उतने खराब नहीं थे जितना शायद इनिशियली यहां पर व्यू था। ऑफकोर्स कल तो खबर के दम पर भी एक गिरा था। सेल, अविनाश जी, इस पर कोई राय? आधा हो गया अपने रिसेंट हाई से सर। इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए मेटल साइकिल अभी ऐसे सिचुएशन पे पहुंची है कि जहां पे इंक्रीमेंटल प्राइसिंग पावर नहीं है। हमने काफी स्टील कंपनी से बात भी की है, इन्होंने कहा है कि राइजिंग इन्फ्लेशन से उनका भी सेक्टर पे डिमांड पे इफेक्ट हो चुका है, और कहीं ना कहीं इनपुट प्राइसेस तो वहीं पे रहे हैं, लेकिन प्राइसिंग पावर अगर निकल जाती है, कीमतें अगर बढ़ाने का कैपेसिटी कंपनीज के पास रहती नहीं, तो इसमें गिरावट भी बहुत तेजी से आई। तो मेरे ख्याल से इवन एट द करंट लेवल दीपांशु, अगर किसी के पास सेल है तो उसको बेचना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी और थोड़ी भारी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से स्टील में शायद अगला 1 या 2 क्वार्टर्स बहुत ही खराब आने की अपेक्षा है। ओके, तो ये है आपके लिए सेल, और खराब हो सकते हैं, आधा हो चुका है हाई से, और कमजोरी आ सकती है। आज देखते हैं नतीजों पर कैसा रिएक्शन देखा। कल 11% गिरा भी था, तो शायद एक छोटा बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि उतने खराब नतीजे नहीं, बट अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है इस काउंटर पर और कौन से नतीजे हैं जो आपको रखने हैं रेडार पर? कुछ अच्छे, कुछ खराब और कुछ मिले जुले। आइए जानते हैं इसके बारे में रिजल्ट एक्सरे वरिंदर बंसल के साथ। गुड मॉर्निंग वरिंदर, बताएं कौन से नतीजे आपको कल अच्छे लगे? गुड मॉर्निंग दीप। आई नो ये नंबर्स मार्केट में आ गए थे, बट आई कुडंट रेजिस्ट दिस रोलेक्स रेंज। मगर कौन सा कंपनी होगा जो 40% YoY सेल्स का ग्रोथ हुआ है, 55% ग्रॉस मार्जिन है, 23% एबिटा मार्जिन है, और ग्रो कर रहा है क्वार्टर YoY, और फिर भी 15 टाइम या 14 टाइम पे ट्रेड करता है। सो आई थिंक दिस इज वन कंपनी। 11:30 बजे कॉल है, तो और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे इस कंपनी में। डेटा पैटर्न्स डिफेंस सेक्टर में अच्छा किया उन्होंने। नंबर्स आप किसी तरीके से देखेंगे, छोटा बेस था क्वार्टर, तो बहुत बड़ा दिखेगा आपको। YoY 10% ग्रोथ हुआ है, ग्रॉस मार्जिन 65%, 65% रहे हैं, एबिटा मार्जिन 50% रहे हैं, तो अच्छे नंबर थे। बट टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक। मगर अगर आपको डिफेंस खेलना है तो डिफेंस में बहुत और कंपनीज हैं जो उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। सो डेटा पैटर्न्स गुड रिजल्ट्स बट एक्सपेंसिव। और सरप्राइजिंगली कहां से इतना स्ट्रॉन्ग नंबर आया, ये शिल्पा मेडिकेयर का। ऑनेस्टली मैं डाइसेक्ट कर रहा था इस तरफ सोच के यार कि क्या हो गया, बट सरप्राइजिंगली किसी ने सोचा नहीं था। बट ये जो नंबर आया, आप देखिए 25% क्वार्टर ग्रोथ आई है सेल्स की, 63% YoY ग्रोथ आई है, एबिटा 45 करोड़ से 75 करोड़ हो गया है, मार्जिन 21% हो गए हैं। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम शिल्पा मेडिकेयर। सस्ता स्टॉक नहीं रहा है कभी भी ये, बट ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा था इसका। ओके, तो 2 ही नंबर्स हैं आज जो अच्छी लिस्ट में आए हैं वरिंदर के। काफी सारे वीक नतीजे भी दिख रहे हैं वरिंदर आपकी लिस्ट में, बताएं इनके बारे में। दीपांशु, वही प्रॉब्लम हो रहा है मार्जिन्स का हर किसी कंपनी में, और सस्ते स्टॉक्स नहीं है अभी भी। वेबर ग्लोबल मगी वंस अ डार्लिंग, जिस तरीके से रहा है ये कंपनी, और आपको पता है कि अभी 2-3 बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी में रहे हैं। स्टॉक करेक्ट हो चुका है ऑफ कोर्स, बट नंबर्स देखिए आप, मार्जिन जो एक टाइम पे 12-15% होते थे, आज 5.5% मार्जिन रह गए हैं। इवन क्वार्टर सेल्स कम है, YoY ऑलमोस्ट फ्लैट है, एबिटा 55% नीचे है क्वार्टर, मार्जिन जैसे मैंने बोला आपको 5.5% रह गया है। सो नहीं रहा। रूपेंट कंपनी, आई नो द न्यूज इवेंट जो है वो ज्यादा भारी रहेगा इस कंपनी पे आज। सो रिजल्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बट अदरवाइज नंबर्स भी अगर देखें तो रेवेन्यू फ्लैट था और क्वार्टर मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। एंड दिस इज द सेम स्टोरी एक्चुअली विद डॉलर इंडस्ट्रीज आल्सो। अगर आप देखेंगे तो मार्जिन जो एक टाइम पे ये कंपनीज ग्रॉस मार्जिन को 66-61% बनाती थी, अभी मार्जिन कम हो गए हैं इसके, 54%, 52% रह गए हैं। सो जो बेस्ट दिन थे मेरे ख्याल में इन कंपनीज के, बिकॉज कॉटन के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो उतने नंबर्स मार्जिन अच्छे नहीं आए हैं। कावेरी सीड्स अगेन हमेशा से सस्ता स्टॉक रहा है,
बट कभी नंबर्स नहीं आए। इस बार एबिटा लॉस किया, इट इज अ टॉप डाउन मिस। क्वार्टर रेवेन्यूज 126 करोड़ के 67 करोड़ हो गए हैं, तो आप देख सकते हो किस तरीके से हुआ, और अभी भी बेटा लॉस कर रहा है। नीलकमल पे ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हायर क्रूड प्राइसेस बहुत फर्क पड़ा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स का। मार्जिन्स जो 10% 11% होते थे, कम हो गए 7% हो गए हैं। अगेन कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, टॉप डाउन मिस ही है। सेल्स भी 2% क्वार्टर नीचे है, एबिटा 30% नीचे है क्वार्टर, तो पुअर सेट ऑफ नंबर्स। और ये तमिलनाडु पेट्रो, आपको याद होगा कि हम लोग 2-3 क्वार्टर पहले बात करते थे कि यार ये कमोडिटी कंपनीज किस तरीके से 20% 30% मार्जिन कमाती है, अभी ये सब नीचे आ रही है। 20% से मार्जिन इसका कम हो गया 8% रह गया। सो तमिलनाडु पेट्रो अगेन मार्जिन हिट वेरी बैड। बिल्कुल, तो कॉस्ट बढ़ने की पिटाई इन सारी कंपनीज के नतीजों पर आती हुई दिख रही है। कुछ ठीक ठाक नतीजे भी आपको दिखे वरिंदर, बताएं इनके बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उस लिस्ट में भी है। हाँ, तो मैं अगर मैं कंपेयर करूं बीईएल को एचएल के साथ, तो एचएल का नंबर अच्छा आया था। बीईएल का स्टैंड अलोन नंबर्स थोड़ा सा कम था, मार्जिन्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, इतना खराब नंबर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इन लाइन में रखा है। ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रांग हो रहे हैं, मेरे ख्याल में 30,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो था इस साल, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट 57,000 करोड़ फॉर दिस कंपनी। तो 71%, मगर वाई अगर आप देखेंगे तो 8% कम रहा है, सेल्स रहा है। ग्रॉस मार्जिन 42% है अभी, विच इज अ गुड थिंग। एबिटा मार्जिन थोड़े से कम हुए, 25% पर रहे हैं 28% से, सो विच इज एक्सपेक्ट कर रहे थे 26% के आसपास। सस्ता स्टॉक में कोई महंगा ज्यादा स्टॉक नहीं है, टीटीएम पे 20 टाइम पे ट्रेड करता है बीएल। ट्रांको सीमेंट्स जस्ट लाइक अदर पीयर कंपनीज एक्सपेक्टेड था खराब आएगा, बट आई थिंक जितना एक्सपेक्टेशन था मार्केट थे उससे अच्छा ही नंबर आया। बट इसमें इशू पुराने नंबर्स का नहीं है, इसमें इशू है कि आगे जाके क्या होगा, बिकॉज कॉस्ट एलिवेशन बहुत ज्यादा है। कैपेक्स इसका कंप्लीट हो चुका है, विच इज अ ग्रेट थिंग, बट अभी भी कोई आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि हम भी सब सीमेंट के पीछे भाग रहे हैं। तो एबिटा पर टर्न आपको दिखेगा कि 34% वाई कम रहा। कॉस्ट बढ़ गई है हर चीज में, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हुआ, फ्रेट कॉस्ट हुआ, वो सब बढ़ गई है। और छोटी छोटी कंपनीज है, दीपांशु, आई नॉट टेक मच ऑफ टाइम। एस हुआ, एक्शन कंस्ट्रक्शन हुआ, प्रिकॉल हुआ, पिट्टी इंजीनियरिंग हुआ, नेलकास्ट हुआ, इन सब के नंबर्स इन लाइन आए थे। तो कोई ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं था जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, बट एज ए सेड हाईलाइट करना है तो 2-3 कंपनीज हैं जो ऊपर मैंने आपको बोली, जो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, जिसके रोलेक्स हुआ, डेटा पैटर्न्स हुआ और शिल्पा मेडिकल। तो नतीजों के लिहाज से 3 कंपनीज है जहां पर वरिंदर को भरोसा है। देखते हैं कैसे आज रिएक्ट करती हैं ट्रेड में। हालांकि आई थिंक रोलेक्स कल आ ही गए थे नंबर्स मार्केट आज में। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर बार की तरह नतीजों का विश्लेषण देने के लिए। तो कई सारे और नंबर्स हैं जहां पर आपको रिएक्शन का है इंतजार। आइए, इंतजार खत्म हो गया है वागले साहब और सिमी जी के जुड़ने का। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। मैम गुड मॉर्निंग दीपांशु, मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे होगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जो कल भी मैंने दिया था वो आज भी मैं रिपीट करूंगी। 1815-16 के आसपास बंद किया था, 1790 का स्टॉप लॉस होगा, 1860 से 1910 का टारगेट होगा, जो कि मुझे लगता है कि आज या कल के सेशन के बीच में आना चाहिए। तो मेरी तरफ से अभी भी HAL है वो स्टॉक्स यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से आज के लिए। आइए, वागले साहब भी हमारे साथ है तैयार। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है टाटा पावर, जिसमें मुझे बेचना है। कल 230 के आसपास बंद हुआ है, थोड़ा सा नीचे। मुझे लगता है एक 10 रुपए की डाउन मूव, ट्रेडिंग डाउन साइड का प्ले दिखता है जो आज के दिन में आ सकता है। आपका 234 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 220-218 तक के डाउन साइड में देख रहा है। ओके, 220-218 के टारगेट के लिए टाटा पावर पे करें बिकवाली। कल इस पर प्रेशर भी हमने बनते हुए देखा था बाजार के एक्शन के बीच। और भी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। बिरला सॉफ्ट, बंसल जी जरा इसके चार्ट पर नजर डालें। नतीजे ठीक ठाक आए हैं, बट एक बायबैक की भी इन्होंने घोषणा करी है। 32% के प्रीमियम पर बायबैक करने वाले हैं। चार्ट्स क्या कहते हैं बिरला सॉफ्ट? देखिए दीपांशु, चार्ट्स तो नेगेटिव हैं और यहाँ पर एक मेजर लेवल है 390 का। 378 के अराउंड की कल की क्लोजिंग है। 390 के ऊपर निकल के सस्टेन होगा तो काफी समय बाद, मतलब ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, तो काफी समय बाद पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिलेगा। तो जिनको भी खरीदना है टेक्निकली 390 के लेवल्स की वेट करनी चाहिए। ये टूट के इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब स्टॉक बाय मोड में आएगा। ओके, ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट। फिलहाल चार्ट्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं और कल तो 1.5% गिरकर भी बंद हुआ। अविनाश जी आपकी कोई राय इस पर, क्योंकि हमने भी ये पहले हाईलाइट करा था। जहां तक अट्रिशन की बात है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हीं पर आया है। हालांकि तिमाही दर तिमाही देखें तो अट्रिशन थोड़ा कम हुआ है, 34% से घटकर 31% आया है। और साथ ही बायबैक का भी अनाउंसमेंट किया है 32% के प्रीमियम पर। कोई राय रखते हैं सर?
कहा कि एट्रिशन लेवल जो 31% है वो भी काफी हाई है और मुझे लग रहा है कि कंपनी डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लार्जली इम्पैक्टेड हो चुकी है। अगर नतीजे भी देखें तो नतीजे मोर और लेस इन लाइन है, कोई ऐसा तोड़फोड़ नंबर आया नहीं है। बट ये जो बायबैक की प्राइस कंपनी ने अनाउंस की है, करीबन 380 करोड़ का बायबैक है, करीबन 500 रुपए में ये शेयर्स बायबैक करेगी, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को थोड़ी बहुत अपसाइड देगा। बट लॉन्गर टर्म के लिए एट्रिशन का लेवल नीचे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद मार्जिन्स अच्छे होंगे और मार्केट इसी बात को डेफिनेटली देखेगी। तो मेरे ख्याल से आज जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वहां पे देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और आउटलुक स्पेशली एट्रिशन को लेके, ऑर्डर बुक को लेके कैसे आती है। बट डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी प्योरली बायबैक के लिए मत करिए, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मार्जिन इंप्रूवमेंट सिर्फ एट्रिशन से ही होगा और ऑब्वियसली ऑर्डर बुक कैसे बढ़ेगी वो भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो अट्रिशन तो एक कंसर्न है ही, इस पर रखनी पड़ेगी नजर। आज नतीजों पर रिएक्ट भी करेगा बिरला सॉफ्ट, ये काउंटर आपके लिए। डॉलर इंडस्ट्रीज, सुमित जी इसका चार्ट देखें, अच्छे नतीजे आए हैं, 21% आय में ग्रोथ देखी है, मार्जिन्स बढ़िया एक्सपेंशन दिखाया, मुनाफा 90% बढ़कर आया। चार्ट्स कल थोड़े गिरे थे, बट वैसे क्या व्यू है इस पर? ज्यादा बढ़िया चार्ट नहीं है दीपांशु, थोड़ा सा पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ऊपर में 550 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तेजी लग रही है। इनफैक्ट स्टॉक ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो एक बार यहाँ से बाउंस बैक पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है, जिसमें 530 से 550 रुपए तक के लेवल डॉलर इंडस्ट्रीज में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ये है आपके लिए डॉलर इंडस्ट्रीज पर राय, लेकिन इसी के साथ रूपा पर भी एक बार राय ली जाए। अविनाश जी जरा राय दीजिए, नंबर्स कमजोर आए हैं और यहाँ टॉप मैनेजमेंट में बदलाव भी हुआ है, सीईओ और सीएफओ साहब दोनों ने रिजाइन किया है, तो थोड़ा सा वो भी एक चिंता की बात है। बताएं सर, क्या है आपका व्यू? कामकाजी मुनाफा 19% घटकर आया है, मार्जिन भी 20 से 16% है। इनफैक्ट अनिल जी नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग आ गए रूपा के, अगर हम डॉलर इंडस्ट्रीज को कंपेयर करें, क्योंकि ये इनका नियरेस्ट पीयर कंपेरेबल कंपनी है। पहली बात तो जो डिसअपॉइंटमेंट आई है, जैसे वरिंदर ने भी कहा कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत डीली आई है, रेवेन्यू ग्रोथ एक्चुअली फ्लैट हो चुकी है और इनके रॉ मटेरियल के खर्चे काफी बढ़े हैं। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग मार्जिन या कामकाजी मुनाफा है वो भी थोड़ा कमजोर हो चुका है और प्रॉफिट 18-19% गिरा है। आज कंपनी की कमेंट्री हमको पता लगेगा, इनका कॉन्फ्रेंस कॉल 9 बजे है, तो इसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली क्या मैटर हुआ है, क्योंकि अगर डॉलर इंडस्ट्रीज अच्छा कमा सकती है वही इंडस्ट्री में, तो इनको क्या दिक्कत हुई थी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर स्टॉक सिग्निफिकेंटली गिरता है रिजल्ट्स के बाद, तो डेफिनेटली थोड़ा सा निवेश करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ये वन ऑफ होगा तो अगले आने वाले क्वार्टर्स में डेफिनेटली ग्रोथ रिज्यूम होगा और ये सारे B2C वाले कंपनीज है जहां पे इनको प्रीमियम वैल्यूएशंस मिल सकती है। तो जिनके पास है होल्ड करें, आगे मेरे ख्याल से रिजल्ट्स की कमेंट्री आने के बाद हम एक डिसाइड करेंगे कि इसमें निवेश करना है कि नहीं। दीप, लेकिन इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, अब डॉलर इंडस्ट्रीज को प्रीमियम मिलेगी, क्योंकि पहले लक्स पर भी गवर्नेंस वाले थोड़ी सी इश्यू थे, रूपा इन कंपनी पे गवर्नेंस की इशू नहीं, लेकिन एटलीस्ट उनका सडन दो रेजिग्नेशन आया है, तो उसके बाद और उसके ऊपर डॉलर इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त, जो अविनाश जी कह रहे हैं, मुनाफा 90% बढ़कर आना है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है 15% के आसपास, कामकाजी मुनाफा 77%। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक है जो रडार पे रखना चाहिए। एक शिफ्टिंग जो हो सकती है पोर्टफोलियो की, कि लक्स रूपा से निकलकर लोग डॉलर में करने की कोशिश करें, उसके लिए एक बेस्ट केस है। अब दो चीजें, या तो कि सेक्टर के मूड माहौल के हिसाब से ये नीचे आ जाए या फिर री रेटिंग होकर ऊपर चला जाए, जो ज्यादा संभावना है कि डॉलर के लिए अच्छा समय हो सकता है। तो देखते हैं आज के सेशन में किस तरह का एक्शन डॉलर इंडस्ट्रीज में आता है। एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए, सिमिजी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चार्ट देखिए ना, ये उम्मीद के मुताबिक है, न कोई बहुत खराब न कोई बहुत अच्छे, जैसा हमारा अनुमान था वैसे ही आते हुए दिखे। चार्ट पर देखिए, क्या है आपकी राय? अनिल जी, मैं तो यही कहूँगी कि इसमें पोजिशनल मेरा जो टारगेट है वो 250 से 60 का है। तो कोई भी डीप अगर मिलता है, अगर फ्लैटिश ओपनिंग होता है, स्टॉक अगर थोड़ा सा नीचे भी जाता है, 225 226 इसके लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट होगा। इस रेंज से नीचे बहुत ही जल्दी जाने का कोशिश तो नहीं होगा, तो 225-26 के आसपास मिले तो ज़रूर खरीदिए और पोर्टफोलियो में रखने का मतलब पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। 250 से 260 का 1 से 2 महीने का मेरा टारगेट है, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर राय आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और अब करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।